भारत की आजादी की लड़ाई, इसमें कई बड़े नाम हैं, है ना? लेकिन एक नाम ऐसा है जिसके बिना शायद ये कहानी पूरी ही नहीं होती, बाल गंगाधर तिलक। तो चलिए आज समझते हैं कि कैसे एक स्कॉलर, एक जर्नलिस्ट और एक लीडर ने स्वराज की पूरी नींव तैयार कर दी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक ऐसी दहाड़ थी जिसने ब्रिटिश एम्पायर की नींव तक हिला दी थी। सवाल ये है कि आखिर वो कौन थे जिन्होंने उस जमाने में इतनी हिम्मत दिखाई, इतना बड़ा ऐलान कर दिया। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, तिलक जो एक क्रांतिकारी थे, उन्हें समझने के लिए ना पहले उस स्कॉलर को समझना होगा, उस विद्वान को जिसके ज्ञान से ही ये सारी क्रांति शुरू हुई। तो कहानी शुरू होती है 1856 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी से। और बचपन से ही ये कोई आम बच्चे नहीं थे। मतलब छोटी सी उम्र में संस्कृत और मैथ्स पर ऐसी पकड़ कमाल की थी। फिर जब वो पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज पहुंचे तो समझे कि ज्ञान की जो आग थी ना, उसे और हवा मिल गई। यहीं से एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पर्सनालिटी बननी शुरू हुई। अब यहाँ देखिए, उनकी काबिलियत का असली स्केल पता चलता है। वो सिर्फ किसी एक चीज के मास्टर नहीं थे। जरा सोचिए, एक ही इंसान संस्कृत, मराठी, इंग्लिश, फिर मैथ्स, साइंस, लॉ और तो और पुराने ग्रंथ और ज्योतिष तक, सब में माहिर। और यही ज्ञान उनका सबसे बड़ा हथियार बना। इसी के दम पर वो ब्रिटिश सरकार से बहस भी कर लेते थे और आम लोगों से आसानी से जुड़ भी जाते थे। तो स्कॉलर से अब कहानी आगे बढ़ती है। अब हम उनके जीवन के उस फेज में चलते हैं जहां इस विद्वान ने कलम उठाई और पूरे देश को जगाने के लिए एक पत्रकार बन गए। उन्हें एक टाइटल मिला, लोकमान्य। इसका मतलब क्या है? जिसे लोगों ने अपना नेता मान लिया हो। ये कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं थी, बल्कि ये तो लोगों का प्यार था, उनका भरोसा था, जो तिलक ने अपने काम से कमाया था। और पत्रकारिता में उनकी स्ट्रैटेजी देखिए, कितने कमाल की थी। उन्होंने 2 अखबार शुरू किए। पहला केसरी मराठी में, ये था आम जनता के लिए, उनके दिलों में राष्ट्रवाद की आग जलाने के लिए। और दूसरा मराठा इंग्लिश में, इसका टारगेट था पढ़ा लिखा वर्ग और सीधे सीधे ब्रिटिश सरकार। मतलब मिशन 1 लेकिन हथियार 2, ताकि कोई भी उनकी आवाज से बच ना पाए। ठीक है, तो अखबारों से तो चेतना जगा ही रहे थे, पर अब तिलक ने एक ऐसा रास्ता अपनाया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। उन्होंने राजनीति को जोड़ा हमारे त्योहारों से। ये एक मास्टर स्ट्रोक था सच में। सोचिए, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव जो अब तक बस घरों में मनाए जाते थे, तिलक उन्हें सार्वजनिक जगहों पर, सड़कों पर ले आए। अब ये सिर्फ त्योहार नहीं रहे, ये पॉलिटिकल जागृति के बड़े बड़े इवेंट्स बन गए। जहां हजारों लोग जमा होते, वहां देशभक्ति के नारे लगते, आज़ादी के गीत गाए जाते। अपनी संस्कृति को राष्ट्रवाद से जोड़ने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता था? तो संस्कृति के बाद अब बात करते हैं सीधी राजनीति की। यहाँ से तिलक एक पॉलिटिकल वॉरियर के तौर पर सामने आते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर वो गरम दल के, मतलब एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। देखिए, उस वक्त कांग्रेस में जो नरम दल के नेता थे, उनका तरीका था चिट्ठियां लिखना, याचिकाएं देना। लेकिन तिलक का मानना बिल्कुल अलग था। वो कहते थे कि आज़ादी ऐसे भीख मांगने से नहीं मिलेगी, इसके लिए लड़ना पड़ेगा, जनता को साथ लेकर संघर्ष करना पड़ेगा। स्वराज कोई तोहफा नहीं, हमारा अधिकार है। और उनका तरीका भी देखिए कितना स्मार्ट था। ब्रिटिश सरकार हर चीज पर नजर रखती थी, सेंसरशिप लगाती थी। तो इससे बचने के लिए वो क्या करते थे? अपनी स्पीच में संस्कृत के श्लोक और पुरानी कहानियों का इस्तेमाल करते। अब इसका असली मतलब तो जनता समझ जाती थी, लेकिन अंग्रेज अफसर बस सिर खुजलाते रह जाते थे। तो जाहिर है अंग्रेज सरकार उनसे परेशान हो गई। 1908 में उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें जेल भेज दिया गया। अंग्रेजों को लगा कि अब यह आवाज शांत हो जाएगी, लेकिन तिलक तो तिलक थे। उन्होंने जेल को ही अपनी कर्मभूमि बना लिया। वहीं पर उन्होंने गीता रहस्य जैसा जबरदस्त ग्रंथ लिखा। इतना ही नहीं, जेल के बाकी कैदियों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। मतलब उनकी क्रांति रुकी नहीं, बस जगह बदल गई। तो सवाल ये उठता है कि तिलक की विरासत क्या है? उन्होंने हमारे लिए क्या छोड़ा? और जवाब सिर्फ नारों या भाषणों में नहीं है। उनकी विरासत उन आइडियाज में है जिन्होंने सचमुच में भारत की आज़ादी की नींव रखी। 1 अगस्त 1920, ये वो तारीख थी जब भारत ने अपने एक सबसे बेखौफ लीडर को खो दिया। बाल गंगाधर तिलक नहीं रहे,
लेकिन उन्होंने स्वराज की जो चिंगारी लगाई थी ना, वो अब तक पूरे देश में एक आग बन चुकी थी। कह सकते हैं कि एक युग का अंत हुआ, लेकिन क्रांति की वो मशाल वो जलती रही। तो उनकी लेगेसी को अगर हम शॉर्ट में समझे तो ये 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला, उन्होंने स्वराज को सिर्फ एक मांग नहीं बल्कि जन्मसिद्ध अधिकार बना दिया। दूसरा, उन्होंने अखबारों और त्योहारों के जरिए एक सोए हुए देश को जगा दिया। तीसरा, उन्होंने सामाजिक सुधारों पर जोर दिया। और चौथा, उन्होंने हमें याद दिलाया कि हमारी अपनी संस्कृति ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और इसी नींव पर आगे की आज़ादी की पूरी लड़ाई लड़ी गई। और उनकी जलाई हुई ये मशाल रुकी नहीं। इसे महात्मा गांधी, नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े बड़े नेताओं ने उठाया और आगे बढ़ाया। असल में तिलक ने वो जमीन तैयार कर दी थी जिस पर आज़ादी का पूरा आंदोलन खड़ा हो सका। और यहाँ हम एक बहुत बड़े सवाल पे आकर रुकते हैं। जरा सोचिए, अगर भारत की आज़ादी की लड़ाई गांधी के रास्ते के बजाय तिलक के ज्यादा आक्रामक और सीधे टकराव वाले रास्ते पर चलती, तो क्या होता? हमारी आज़ादी की कहानी कितनी अलग होती? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास में नहीं, हमारी सोच में है।